तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं। ये सवाल बहुत कड़ा था, उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बताना होगी। नाकामी से बचने की एक कोशिश की उसने। तो फिर सुनो, शादी से पहले तुमने ये वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी, तुमने कहा था ना। एक ये चाल उसे हर जगह मात करने वाली थी, हर बार हारने वाली थी वो। अब उसे कहा था शादी से पहले उसने बहुत कुछ कहा था। वो बेबसी से बोली, मैंने कहा था लेकिन क्यों, कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। कितनी जल्दी थी उसे बिसात समेटने की, इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। कोई भी इस बारबी को इस हालत में देख लेता तो कफ अफसोस मिलता, तरस खाता, इसके लिए दुआ खैर करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी उसने अलहदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, ऐसे कैसे? अभी तो लाखों सवाल बनते थे कि इससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलहदगी की बात कर दी तुमने। जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से नटका लो, अलहदगी की बात कर रहे हो। तुमने किया कह दिया, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले किया करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें किया करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है, मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा। तुम्हें किया हो गया है? बेचारगी से उसने पूछ लिया और जवाब सुनने की इसमें सकत ना रही। ना, वो कर नहीं सकी थी। वो क्या कह रही है वो सुन नहीं रहा था, वो क्या पूछ रही है वो बताना नहीं चाह रहा था। वो किस मकाम पर है इसका तयन उसने किया नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वो अब हर बार चिढ़ता था, फिर शायद वो भड़केगा और फिर वो मोहब्बत से नफरत करने लगेगा, किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। इसने प्रिंसिल फ़ोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्कन साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वो ये सब चाहता था तो वो भी ये सब चाह सकती थी। एक मरहला मोहब्बत ही सब कुछ होता है, सहल भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सभी कुछ सहल लगने लगता है, ना मिले तो एक सोई उठाना भी मुश्किल लगता है। उसे इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ इसके लिए मुश्किल ही था। जब वो उसे ना देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करना, और उसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वो पूरे इससे मोहब्बत करती है। और ये मोहब्बत नफरत में भी बदलती थी जब जब वो लफ्ज़ के कोड़े ले उसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है? कब लॉक खोलकर वो अंदर आया उसे पता ही ना चला। वो ऐसे ही दबे पाँव घर में आता था जैसे उसे यकीन हो कि इसकी खैर मौजूदगी में वहम वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छप छप कर किया जा रहा है। नम्रा आपी का, वो किचन में काम कर रही थी, उसकी तरफ देखे बना कहा, इन्होंने शिकागो में नया घर लिया है इसलिए नंबर चेंज है। ये उनके नए घर का नंबर है। इसकी पूरी बात सुने बगैर वो फ़ोन कॉल मिला चुका था। फर्रासीन ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज़ आई। अब बोलो भी, इतनी देर बात करके भी जी नहीं भरा कि दोबारा? दानियाल की चहकती हुई आवाज़ दरमियान में ही बंद हो गई है। इसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। ये नम्रा थी? नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात करती रही हो? कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही। बुरी बात को उसने बुरे ही अंदाज से किया। मैंने आप ही से ही बात की थी। वो इधर इधर होनेगी तो दानियाल भाई ने फ़ोन उठा लिया। तुम पूछ लो नम्रा आपी से फ़ोन करके, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की। मेरी अपनी अकल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। इसने फ़ोन को किचन काउंटर पर पटका। वो इस पर शक करने का हक रखता था। अगर वो काबिल रश्क होती, वो अगर छप छप कर भी कुछ करेगी तो उसी से ही मोहब्बत करेगी, उसी से छपकर अपने दिल की बातें करेगी जो वो उसे अपने सामने करने नहीं देता था। वो ख्वाह मुख्वा की खामियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वो इससे दूर रहना चाहता था, वो उसे दूर रखना चाहता था। इसे गुमान हवा कि वो इस पर जिंदगी तंग करके इसे छोड़ देने की शर्त दे रहा है। वो इस पर सांसें भी तंग कर दे तो भी वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसके पास 100 अज़र होंगे, इसके पास एक भी नहीं था। इतनी सी बात पर अब वो रात का खाना इसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा। वो अपना खाना खुद निकालेगा और उसे लिविंग रूम में अकेला बैठकर खाएगा। वो उसे सूरी भी कह देगी तब भी वो ही करेगा। लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वो इंतज़ार करते करते सो जाती थी। वो वजाहत करती तो भी वो यही करता, तकरार करती
तो भी और लड़ती तो तब भी यही सब होता। इन दोनों के घर में वो ऐसे जिंदगी गुजार रहा था जैसे वह अकेला ही हो, वो लड़की मौजूद ना हो जो इसकी बीवी है, जो इससे मोहब्बत करती है। वो उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था, करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू अशिया की खरीदारी जो वो किया करती थी वो भी उसने अपने जिम्मे ले ली। एक दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो महज लिविंग रूम में बनी उसे इस खिड़की के जरिए ही बैरूनी दुनिया से जुड़ी हुई है। इसे इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इसकी दुनिया, उसका शौहर उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था, और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी। इस एहसास से वो इतना जान गई थी कि उसके शौहर की दुनिया अलग है, अभी भी वो बीवी बनकर भी इसकी दुनिया का बासी नहीं बन सकती, क्योंकि दिल की दुनिया की आबादकारी ताल्लुक़ से नहीं, एहसास से होती, पसंदीदगी और चाहत के एहसास से, पा लेने और अपनाए रखने के एहसास से। वो ये सब सोच रही थी, लेकिन अगर उसे सोचने का काम करना ही था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वो ये सब सोच भी लेती तब भी वो यही करती, इससे शादी। एक दिन तंग आकर वो इसकी मिन्नत करने लगी कि वो इसके साथ कहीं बाहर चले, उसे खुली हवा में ले चले, इसका हाथ पकड़ ले, इससे चंद बातें करे, उसे इस पाताल से कुछ देर के लिए निकाले जहाँ वो अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए, तो किया मैं घर में रहती, बस फिर घर ही रहो। किया घर में रहने वाली बीवी अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जाती, अपने शौहर के साथ भी नहीं, तो तुम्हें हर सूरत बाहर ही जाना है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर बाहर, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरी नहीं चाहती, कुछ सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है, इतना पढ़ा लिखा शख्स कितने छोटे तनज़ कर रहा था, उसे ये ज़ेब नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो किया इस घर की छत तले हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते। तुम घर आते हो, बमुश्किल खाना खाते हो और फिर से बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो, और तुम इस वक्त वापस आते हो जिस वक्त तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी होनेगी। मैं सो नहीं जाती, मैं सोती बिन जाती हूँ ताकि तुम वापस ना पलट जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ, तो तुम्हें स्टडी करना याद आ जाता है, फिर तुम स्टडी रूम से ही नहीं निकलते और मुझे ही दर्शत अंदाज ले कहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ने दूँ। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ जिंदा रहने दो, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाने दो। मोहब्बत, मैंने कहा था तुम्हें मोहब्बत नाम की चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद करवाना होगा, इसका लहजा भी सपाट था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है, सब जानते हो। तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा है, इतनी ज़्यादा है कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो तब भी ये मोहब्बत नफ़रत में नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते, तुम सब जानते हो। तुम इस जान लेने को माना नहीं चाहते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो अपनी मर्जी की बात का जवाब ही देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, किया ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात है, हम दोनों में तो कोई रिश्ता ही नज़र नहीं आता। तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी के साथ किया कर रहे हो। किया तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत वो तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी किया गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे, भूल गए कितना पसंद करते थे तुम मुझे। गलत तो कोई भी कभी भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये कहते वो बेहद संजीदा था। कोई भी, वो ज़ेर लब बुड़बड़ाई। आम हालात में वो उसके इस तरह कहने पर शायद तालियां बजाती कि वो बना जाने इतनी ठीक बातें कैसे कर सकता है। उसने कैसे जान लिया कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा दोस्त भी, वो अकेली ही उसके सामने खड़ी इस सब का इल्ज़ाम ले रही थी, सज़ा भुगत रही थी। वो अपने मलाल पर तालियां नहीं बजाना चाहती थी, वो इससे दूर होता जा रहा था कि ये इसका गुमान था, वरना वो इसके करीब कभी था ही नहीं। वो हर बार हर दिन कुछ से कुछ बनता जा रहा था। शादी से पहले की दोस्ती वो भूल ही चुका था, जैसे उसे जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो सिर्फ इतना कि वो उसकी बीवी है, बस। वो उसे रख कर भूल नहीं गया था, वो उसे जिंदगी में शामिल
करके पछता रहा था, वो उसे फरामोश कर रहा था। हर आने वाले दिन पहले से ज़्यादा वो उसे रास्ते दिखा रहा था निकल भागने के, और वो उन रास्तों से निकल भाग नहीं रही थी। वो और उसमें कैद होती जा रही थी। वो इसकी होती जा रही थी। जिस शिद्दत से वो उसे खुद से पर धकेल कर इससे दूर हो रहा था, इससे 1000 गुना शिद्दत से वो इस की तरफ भाग रही थी। वो स्टडी रूम में उसे देखने आई थी, जैसे कि अक्सर वो उसे छपकर झानक झानक कर देख लिया करती थी। वो 2 बार इसे देख कर गई थी, और वो किताबी सामने खोले एक ही अंदाज से बैठा खुद में गुम था। अपने हाथ से बनाई काफ़ी पीना भी भूल गया था। काफ़ी सामने रखे रखे ही ठंडी हो चुकी थी। वो इसके पास गई, उसका शाना हिलाकर इसे मुतवज्जह किया। तुम्हारी काफ़ी ठंडी हो चुकी है, कहीं गुम हो? उसने बहुत नरमी बहुत मोहब्बत से कहा था। वो जानती थी वो थक जाता है, जॉब करता है, पढ़ता है। इसे ये फिक्र भी थी कि वो इसके साथ खुश नहीं है। इसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे याद कर रहा हो कि वो कौन है और वह क्या कर रही है। यूं बीच वो हलफ के बल चलाया। इस फ्लैट में ये गाली बुरी तरह से गूंजी। इस के शाने पर रखा अपना हाथ उसने झटके से उठाया। बास्टर्ड, दफा हो जाओ यहाँ से। वो 2 कदम पीछे हटी, गिरी नहीं लेकिन गिर ही गई। इसने 2 और गालियां दी। इसकी ऊँखी धूं हो रही थी। इसका अंदाज बता रहा था कि वो इसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देगा। तुमने मुझे बीच कहा। उसे गुस्सा नहीं आया था, सदमा बहुत बुरी तरह से हुआ था। तुम मुझे ऐसे गाली क्यों दे रहे हो? इसकी घटी घटी आवाज़ निकली। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। उसने अपना सर थाम लिया। किया हवा है तमी। वो खुद को दी जाने वाली गाली को भूलकर इस के लिए फिक्रमंद हुई। कहा ना जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हें अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखनी। चोटों में से एक और नई चोट लगी, वही शक्ल जिस पर उसे बहुत नाज था, जो बहुत प्यारी मनमोहनी थी। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, चली जाओ, छोड़ दो मुझे। इस सब से उसका मतलब सिर्फ कमरे से निकल जाना ही नहीं था, और ये इसने जान लिया।